हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका घटना चक्र की सेकंड क्लास में, जिसमें कि हम घटना चक्र पूर्वावलोकन, आर्थिक समीक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पार्ट होता है इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जो है 95 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2007 से 8 की रबी फसल से। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। UPRO-ARO 2021 में पूछा गया लगातार इस सेगमेंट से जो है 5वां क्वेश्चन हमें देखने को मिला, तो काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला हो सकती है आपके लिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित हैं? तो ये जो है फसलें, इसमें सभी फसलें जो हैं सम्मिलित हैं इसमें, इसलिए स्टार वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन, हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति से उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन और लाल क्रांति से मांस तथा टमाटर उत्पादन संबंधित है। निम्नलिखित फसलों में से कौन फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM से जो है सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जो है इसमें ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें कई विकल्प जो हैं सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति जो है वो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। यहाँ पे हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। वर्तमान में विकल्पगत सभी फसलें निम्न में शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM प्रारंभ वर्ष 2007-8 रबी सीजन से है। एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2011-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 8, 10 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन, कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 4 मिलियन टन दलहन, 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से मत्स्य पालन संबंधित है। नाइजर राम तिल की फसल का एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 37 से 47%। UPRO-ARO प्री एग्जाम में लगातार छठा क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला 2021 का। तो इस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कृषि का, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। यहाँ से जो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में लास्ट ईयर 2021 का पेपर हुआ था, लगातार छठा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 2023 में भी इस सेगमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखिए। पीत क्रांति संबंधित है। पीत क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति तोरिया सरसों के उत्पादन से संबंधित है। तोरिया सरसों। विश्व में हरित क्रांति की जनक है, तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति की जनक हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है, तो ऑप्शन ए पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जब प्रारंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो सही आंसर जो ऑप्शन डी, रफ़ी अहमद किदवई से संबंधित नहीं थे। भारत में हरित क्रांति 1966 के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री जी सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अत्यंत अहम रही। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी अर्थात रफ़ी अहमद किदवई को छोड़कर शेष तीनों हरित क्रांति से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। आरएएस आरटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किस संबंध है? तो ये दुग्ध आपूर्ति से है। हरित क्रांति से भारत के निम्न कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी कृषि विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है। फिर भी ये सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य भूख से व्यक्ति मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3। हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही। गरीबी की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। और तीसरा है इसमें मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इसीलिए जो है अभी मोटे अनाज पे जो है बाजरा वगैरह, जो भी मक्का वगैरह होती है, राई वगैरह, इस पे भारत सरकार का काफ़ी ध्यान है और इससे रिलेटिव काफ़ी योजनाएं भी चल रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जो है करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये जो है जैविक खेती इसमें सहायक है। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना यानी कि एनएटीपी का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है? तो ऑप्शन डी विश्व बैंक। गहन कदंड संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल यानी कि के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 इसमें सही है। आईएएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। 1 और 2 देख लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकी को निर्देशित करना है। ऑप्शन 2, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजाति किसानों की बड़ी हितधारता स्टैक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार है? तो सही आंसर इसमें से जो है कोई भी नहीं है, या एक से अधिक है। नाबार्ड वैसे सही आंसर होना चाहिए था। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं को क्रियान्वित सामान्य बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा निगम बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL की स्थापना की, जो कि कृषि क्षेत्र के बीमा कवर, बर्मा बीमा, वर्षा बीमा, फसल बीमा आदि हेतु प्रमुख उत्तरदायी संस्था बीमा संस्था है। हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंधित है। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है, तो इसका संबंध है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल थ्रस्ट से। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी कर्नाटक राज्य में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन केवल 1 है। वर्षा बीमा भारतीय बीमा कंपनी लिमिटेड AICL द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन डी निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। सही कथन है 1, 2, 3, क्योंकि नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है, न कि सरसों उत्पादन से। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए 2008 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष, तो ये किया गया था 1998 से 99 में। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था 2011 से 12 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख संवर्धन प्रदान करती है। यूपी ARO प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन या किन उद्देश्यों के कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1, 3 और 4। फार्म परिसंपत्तियों में रखरखावित कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो थी वो लागू की गई थी 1998 से 99 में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित करता है ऑप्शन बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये परिषद जो है लखनऊ में स्थित है। NAFED संबंधित है कृषि विपणन से। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लीमा पेरू में स्थित है। UPRO प्री 2021 में लगातार 7वां क्वेश्चन कृषि चैप्टर से आपको देखने को मिला, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेगमेंट से। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है ऑप्शन बी, नेफेड। सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, तो ये की गई है ऑप्शन ए, विटामिन ए की। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इफको। कृषि उत्पादन की मांग पाई जाती है ऑप्शन सी, स्थायित्वहीन। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा कृषि विज्ञान केंद्र, उसके बाद आएगा प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, उसके बाद आएगा राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, उसके बाद आएगा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है झांसी में। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी के हर मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम समर्थन जो मूल्य निर्धारित करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तुएं। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है इसमें। केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने का अब सांविधिक न्यूनतम मूल्य नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP का निर्धारण करती है। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। IAS प्री 2015 और UPBEO प्री 2019 में लगातार पूछे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? तो ऑप्शन सी, प्रापड़, प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। UPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन डी, न तो 1 नहीं 2, दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। वर्ष 1997 से 98 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा है C2 लागतों से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है तो ये है कृषि लागत मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो ऑप्शन सी, कृषि लागत व कीमत आयोग। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन डी, न तो 1 नहीं 2। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन सी, ABC, कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण।
कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन सा से उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 कृषि मूल्य का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही कथन है ऑप्शन डी, 2 और 3 सही हैं। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन बी, 2, 4, 5, 6। 2 मतलब जौ, 2 के बाद आएगा 4 रागी, मूंगफली और तिल। इनके लिए जो है समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। IAS प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? तो कृषि लागत व मूल्य आयोग करता है। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, तो ये देता है कृषि लागत व मूल्य आयोग। सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की खरीद हेतु वर्ष 2013 में न्यूनतम समर्थन मूल्य है ऑप्शन सी 1350 क्विंटल है इसमें। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2018-19 के दौरान कितना था? 1750। वर्तमान में 2350 कुछ है। कृषि 2250 कुछ है, सॉरी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1965 में। भारत के कृषि राज्य ने जो है हाल ही में फसलों व सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण का फैसला किया है, तो ये किया है केरल राज्य ने। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो यह है खाने योग्य तेल। मूंगफली के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1995 से 96 के लिए रुपए में था, तो 900 रुपये। ये क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे। निर्यात है तो आम की पसंदीदा प्रजाति है, तो अल्फांसो। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है उसको बोलते हैं अधिप्राप्ति मूल्य। भारत से विदेशों में भवायात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी फसल प्रजाति है? तो यह है अल्फांसो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं ऑप्शन बी वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती हैं। संघ सरकार ने 2011-12 के बजट में किसानों के लिए ऋण बैंक के समयानुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर है, तो यह है 4%। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? तो इसमें जो है तंबाकू, सोयाबीन, कपास और रबड़। तो इसमें जो है सोयाबीन नगदी फसल नहीं होगी। ऑप्शन सी सही है, सोयाबीन नगदी फसल नहीं है। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी भूमि राजस्व इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त प्रमुख सिद्धांत है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उद्देश्य, उत्पादकता नियोजन और व्यक्ति। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से जो है ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोतों में सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, RRBS और गैर सरकारी उधारता। भारत में कौन सा कृषि वित्त स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था अंशदान नहीं देता है? तो ऑप्शन सी निजी धन उधार देने का प्रचलन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2। DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों का जो है निधि उपलब्ध कराना है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन सी के द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा। हाल ही के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक। सप्रंग सरकार के नए कृषि पैकेज में प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन डी ऋण भुगतान में माफी। भारत में कृषि साख की संस्थागत स्रोत निम्न में से हैं, तो ऑप्शन डी सही है, 3, 1, 2। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया था कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंकों की। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, ऑप्शन सी कर्नाटक। हाल ही के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? तो ऑप्शन बी विदेशी निजी बैंक। ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं पे हम जो है क्लास को
पूर्ण करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उद्योग और क्षेत्र से जो है क्वेश्चन आए हुए विगत वर्ष के स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।